Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College Bhilwara, BSc Part 1 Botany, Paper 2 Algae, Lichens and Bryophytes में आज हम फ्यूनेरिया स्टडी करेंगे। मार्केंशिया एंथोसेरॉस कंप्लीट हो चुका है और अब आता है ब्रायोफाइट का नेक्स्ट मेंबर फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की जो वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमेटिक पोजीशन आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा, विभाग क्या दिया है ब्रायोफाइटा, ओके, संवर्ग क्लास ब्रायोप्सिडा, उपसंवर्ग ब्राइडी, फिर यूब्राइल्स, फिनेरियल्स, फिनेरियसी और फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइटा में मैंने आपको बताया कि 3 क्लासेस हैं, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा के 2 मेंबर्स रिक्शिया, मार्केंशिया आपके कोर्स में हैं। एंथोसेरोटॉप्सिडा का एंथोसेरोस आपके कोर्स में है और ब्रायोप्सिडा का फ्यूनेरिया आपके कोर्स में है। इस डायग्राम में आप फ्यूनेरिया का गैमेटोफिटिक प्लांट देख रहे हैं और साथ में उसके आपको राइजोइड्स नज़र आ रहे हैं सी में, और डी जो है एक लीफ का डायग्राम है। अभी तक आपने जो मार्केंशिया और एंथोसेरोस स्टडी किए उसमें प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, थैलॉइड थी, सुकायक थी, और यहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी है, इरेक्ट है, ऊर्ध्व है, पर्निल है, पर है युग्मकोद्भिदी, गैमेटोफिटिक है लेकिन उसकी जो फ्लैट ना होके वो इरेक्ट है, और उसमें एक अक्ष या स्टेम जैसी चीज़ है और छोटी छोटी आपको ये लीफ नज़र आ रही हैं। इसमें आप देखिए ये जो फ्यूनेरिया है ये एक स्थलीय मॉस है और ये विश्व में लगभग इसकी 117 के करीब स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंडिया में नियरली 15 स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई हैं और मोस्ट कॉमनली फाउंड है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। नम छायादार स्थानों पर उगता है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, नदियों के किनारे, वृक्षों के किनारे, चट्टानों की सतह, दीवारों की सतह, और प्रारंभिक वनस्पति के रूप में ये उन स्थानों पर उगता है जहाँ पर वनस्पति जल गई हो, उन स्थानों पर ये प्रारंभिक मतलब पहली वनस्पति के रूप में उगता है। और इसकी जो हैबिट है वो ये है कि समूह में उगता है, तो जो भी सबस्ट्रेटम या जो भी आधार पर ये उग रहा है वहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन खंडों के रूप में ऐसा लगता है जैसे कि कारपेट की तरह ये बिछा हुआ है, पूरा ग्रीन थिक गलीचे के जैसा इसका आवरण लगता है, इसकी पूरी सतह जहाँ पर ये ग्रो करता है। और इसका जो प्लांट बॉडी है मैंने आपको बताया कैसा है, गैमेटोफाइट है क्योंकि ब्रायोफाइट है, और इरेक्ट है पर लीफी है, पर्निल है, पर्ण पाए जाते हैं। केंद्रीय अक्ष कैसा है, या जो इसको हम बोलते हैं स्तंभ, ये 15 मिलीमीटर के करीब इसकी ऊंचाई होती है और इसके जो बेस पर आधार पर मूलाभास पाए जाते हैं, मूलाभासीय गुच्छ पाया जाता है। और ब्रायोप्सिडा के इस फ्यूनेरिया में जो मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं और जो आपने मार्केंशिया में देखा, एंथोसेरोस में देखा, उसमें काफ़ी अंतर है। इसमें पाए जाने वाले जो मूलाभास हैं वो बहुकोशिकीय हैं, शाखित हैं व तिर्यक पट युक्त हैं। बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, शाखित ब्रांच्ड व तिर्यक पट युक्त, यानी कि विद ओब्लिक सेप्टा। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये मेन एक राइजोइड है, उससे ये शाखाएं जैसी निकल रही हैं, शाखित है। और इनके जो पट हैं, कोशिकाओं के जो पट हैं, जो 2 कोशिकाओं के बीच की जो भित्ति है वो तिर्यक है, तिरछी है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक पट युक्त। राइजोइड्स आर विद ओब्लिक सेप्टा। मूलाभास जो है काफ़ी मजबूत और भूरे रंग के हैं, और ये जो मूलाभास हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भूरे रंग का मेन मूलाभास जो मजबूत है, बड़ा है, साइज में मोटा है,
और उसमें से शाखाएं निकली रहती हैं, और ये तंतु क्या है, रंगहीन है और धीरे धीरे ये पतले होते जाते हैं और तिर्यक पट इसमें दूर दूर पाए जाते हैं। मूलाभास अगर किसी भी कारण से प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये हरे रंग के हो जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल या हरित लवक विकसित हो जाता है। मूलाभास जो हैं रूट्स के समान संरचनाएं हैं और आधार से पादप को संलग्न रखने का कार्य करती हैं। ये जड़ के अनुजात संरचना है, यानी कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं मूलाभास कि इनका स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। होमोलोगस में क्या होता है, संरचना सेम और फंक्शन अलग। यहाँ पर संरचना अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है। कार्य हो गया जल व खनिज लवण का अवशोषण व पादप का स्थिरीकरण। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि मूलाभास में बेसिकली ये अंतर है। और अब हम देखते हैं कि इसका जो स्तंभ है वो कोमल है, सॉफ्ट होता है, ऊर्ध्व है, गोल हरा होगा और शाखाएं अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं। द्विभाजी शाखन इसमें नहीं होता, जैसे कि आपने मार्केंशिया में देखा द्विभाजी शाखन नहीं है, पार्श्व शाखन है, लेटरल ब्रांचिंग है। अब पर्ण जो है जो इसमें पाए जाते हैं वो सर्पिल क्रम में लगे होते हैं। बॉटम की ओर आधार की ओर पर्ण जो हैं छोटे हैं और दूर दूर हैं, और जब शीर्ष की ओर पर्ण बड़े व पास पास होते हैं। और पर्ण में एक आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र है इसमें लीफ नीचे तो कम है और ऊपर की ओर पास पास लगी हुई हैं, सर्पिल क्रम में लगी हुई हैं। 3/8 फिलोटैक्सी पाई जाती है, अर्थात ये है कि प्रत्येक 90 पर्ण व प्रथम पर्ण मतलब 9th लीफ और फर्स्ट लीफ जो हैं एक सीध में होंगे, और इनके आधारी सिरे मिलाने पर 3 सर्पिल क्रॉसित पाए जाते हैं, 3 स्पाइरल क्रॉस बन जाते हैं। स्पष्ट मध्य शिरा पाई जाती है, मिड प्रेजेंट है। पर्ण जो है स्तंभ पर चौड़े सिरे से लगे हैं, ठीक है, जो लीफ बेस है वो चौड़ा है, जैसे ये डी में आप देख रहे हैं स्तंभ का जो लगे हुए हैं जहाँ पर्ण, वो उसका आधार चौड़ा है पर्ण का। और शीर्ष पर जो पर्ण है वो पुष्प की पंखुड़ियों के समान लगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे पुष्प की पंखुड़ी हैं। और सबसे ऊपर की ओर जहाँ ये पुष्प की पंखुड़ी जैसे लगे होते हैं वहाँ पर इनके रिप्रोडक्टिव फुनेरिया के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो जो अंतस्थ जननांग को घेरने वाले ये जो पर्ण हैं ये सबसे ज़्यादा विकसित पाए जाते हैं। डिस्टल एंड पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के चारों ओर ये जो पर्ण पाए जाते हैं ये ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं, और मुख्यतः पर्ण जो हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, भोजन बनाते हैं पादप के लिए। ये जो आपने स्टडी किया कि मूलाभास, स्तंभ, पर्ण, ये सारी संरचनाएं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जो जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं उनके समान बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल कार्य में उनके समान हैं और संरचनात्मक रूप से ये बिल्कुल भिन्न है। ये सारी संरचनाएं फ्यूनेरिया में कैसी हैं? गैमीटोफिटिक हैं, हेप्लॉइड हैं, ठीक है, अगुणित हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये सारी संरचनाएं डिप्लॉइड होती हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम। यहाँ पर इन संरचनाओं में जो ये फ्यूनेरिया के तना है, मूलाभास है, पत्तियाँ हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लीफ, स्टेम में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो डिप्लॉयड है एंजियोस्पर्म वाले, और उनमें जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है फ्यूनेरिया का प्लांट है, और इस फ्यूनेरिया के प्लांट के ऊपर ये लगा हुआ है, आप देखिए इसका स्पोरोफाइट। तो नीचे गैमीटोफाइट लीफी प्लांट और उसके ऊपर लंबा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का सीटा बहुत अधिक लंबा है और ऊपर ये कैप्सूल लगा है, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में
स्टडी करेंगे। ये देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें स्टेम का टीएस है और वर्टिकल सेक्शन है लीफ का। जो इसका स्टेम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है और लीफ किस प्रकार से है। तो लीफ में क्या होता है कि मध्य शिरा का जो क्षेत्र है, मिडरिब का जो रीजन है, वहाँ पर थोड़ा सा ये कई कोशिका युक्त मोटा है और किनारे की ओर सिर्फ ये एक कोशिका स्तर का ही है। मध्य शिरा का क्षेत्र मोटा है, किनारों की ओर एक कोशिका स्तर का ही है और केंद्रीय कोशिकाओं के दोनों ओर पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं हैं और जो ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा से घिरी हुई हैं। ये जो पर्णफलक क्षेत्र की कोशिकाएं हैं पतली भित्तियुक्त हैं, थिन वॉल्ड हैं, वर्गाकार हैं या बहुभुजी हैं। इस प्रकार से फ्यूनेरिया की लीफ को अगर आप माइक्रोस्कोप में इसी प्रकार स्लाइड के ऊपर रखकर देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, क्योंकि एक कोशिका स्तर की ही इसकी संरचना है। और जो स्टेम या तना आपको दिख रहा है, इसकी भी आंतरिक संरचना बिल्कुल सरल है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंटर में क्या नज़र आ रहा है आपको, मेडुला। तो आउटर मोस्ट जो इसकी लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। कॉर्टेक्स को हिंदी में हम बोलते हैं बलकुट और अंदर जो पार्ट नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेस्कुलर स्ट्रैंड या केंद्रीय संवहन रज्जु। बाह्य त्वचा एक कोशिका मोटाई वाली है, कोशिकाएं जो हैं पतली भित्ति और छोटी और हरित लवक युक्त हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। प्रौढ़ स्तंभ जो होता है, जो मैच्योर स्टेम है, उसमें बाह्य त्वचा की भित्ति थोड़ी मोटी हो जाती है और उसमें हरित लवक नहीं होते। बाह्य त्वचा में इसमें रंध्रीय स्टोमेटा नहीं है। वलकुट का जो क्षेत्र है, कॉर्टेक्स का जो रीजन है, वो थोड़ा चौड़ा है और पैरेनकाइमेटस यानी कि मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ है। तरुण जो स्टेम होता है उसमें ये हरित लवक होते हैं और अंतर कोशिकीय स्थल नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, सेल्स पास 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 लगे हैं, अंतर कोशिकीय स्थलों का अभाव है। और जो प्रौढ़ स्तंभ होता है उसमें वलकुट में बाह्य क्षेत्र व अंतः क्षेत्र विभेदित हो जाते हैं और बाह्य क्षेत्र की कोशिकाएं थोड़ी मोटी भित्तियुक्त थिक वॉल्ड और ब्राउन कलर की हो जाती हैं और अंदर वाले क्षेत्र की कोशिकाएं थिन वॉल्ड रहती हैं और ये संवहन रज्जु को घेरे हुए होती हैं। ये जो सेंटर का जो पार्ट है जिसको हम सेंट्रल वेस्कुलर स्ट्रैंड बोल रहे हैं, इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये जाइलम की तरह ये कोशिकाएं कार्य करती हैं। पतली भित्ति युक्त है और इसमें पास पास लगी हैं, पर ये डेड सेल्स हैं और इन्हें हम हाइड्रॉइड्स भी कहते हैं। हाइड्रॉइड्स नाम याद रखिएगा। अधिकांशतः इसको हम ये मानते हैं कि ये जल व खनिज लवण के अवशोषण के लिए, जल व खनिज के संवहन के लिए और उसको मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक बल प्रदान करती हैं इसके अक्ष को। ये इनका कार्य है। तो ये इसका स्टेम का टीएस कंप्लीट हुआ और लीफ का नेक्स्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे।